नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारी खास पेशकश चालबाज चीन में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच पिछले 1 साल से चल रहा सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच तनाव घटाने के लिए 1 साल तक सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत का लंबा सिलसिला चला। बीच में इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखे, लेकिन चीन बीच बीच में अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। क्या है चीन की नई चालबाजी और क्या है उससे निपटने की भारतीय रणनीति? इसके साथ ही चीन से निपटने की चुनौती पर हम कितने खरे उतरे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक अमेरिकन प्रोफेसर से बातचीत में भारत के चीन के सामने झुकने के जो आरोप लगाए, उसमें कितना दम है? आखिर चीन को देश की छाती पर चढ़ने का मौका किसने दिया? 1962 में ही उसे माकूल जवाब दे दिया होता तो क्या आज हमारे दरवाजे पर आए दिन ललकारने की चीन हिमाकत कर पाता? चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि वाकई में ये तमाम चीन और भारत, बहुत बार हमने अच्छा संबंधों की बात देखी, सुनी, करी भी गई है, लेकिन आखिरकार क्या हो रहा है मानने को तैयार नहीं है। और अभी भी पूर्वी लद्दाख की हम बात करें, जिस सीमा को लेकर विवाद है, उस पर वो जमघट लगाए बैठा है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रफुल्ल जी आपसे करना चाहती हूं। अभी तक की बात करें तो पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच 1 साल से चल रहा यह सीमा विवाद सुलझ नहीं रहा है। बातचीत का दौर हो गया और सबसे बड़ी बात, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और मुझे लगता है और चर्चाएं चलेंगी, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। क्या मुख्य रूप से वजह आ रही है? क्या वजह माना जाए कि चीन मानने को तैयार नहीं? देखिए, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, आपकी एको बहुत आ रही है। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, आपको मैं ये बता दूं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा। अभी आपने जो नैरेटिव दिया है उसके हद तक काफी सही बात है कि ये हालत कैसे आई। अभी देखिए, जब लास्ट ईयर 2020 अप्रैल में जब इंकर्जन स्टार्ट हुआ था, आपके आंखों के आगे चीन अंदर आ रहा था, घुस रहा था। आपकी फौज खड़ी थी, आर्मी के आगे आईटीबीपी खड़ी थी और आईटीबीपी कंट्रोल कर रही थी। होम मिनिस्ट्री के अंडर थी, आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो ये जो एक तरीका जो अपनाया था हमने, उसको देखकर उसी के बदौलत चीन अंदर घुस गया। पहले 2.5 ब्रिगेड जब घुस रही थी, उस समय हमने मीडिया में बोला था कि अभी अटैक हेलीकॉप्टर लगाइए, अभी रुक जाएंगे और 25 किलोमीटर की घाटी में सब फंस जाएंगे। पर ये बात कोई गवारा नहीं हुई। इसलिए नहीं होती, ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता जो हम सब सोचते हैं। ये अंदर जब ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी बैठी है, बात उनके पास जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स को तो समझ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, पॉलिटिकल लीडर्स को लिमिटेड समझ होती है। वो भगवान नहीं है कि उन्हें हर एक चीज समझ जाएंगे। जितना उनका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो उनको एडवाइस दी जाती है, एडवाइस अगर गलत दिया जा रहा है तो आप किस तरीके से सही कदम उठा सकते हैं। पर ये जो स्थिति हुई जो हमारी इंटरनल स्थिति हुई है, ये 70 साल से है। इसका कौन जिम्मेवार है? ये जो जिस तरीके से हम अपना इंटरनल मामला चला रहे हैं, इसीलिए फौज को जब आप क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, सिर्फ मुंह जबानी मीडिया के आगे बोलने से नहीं होता। क्लियर इंस्ट्रक्शन होती तो आपकी एयरफोर्स खड़ी थी, वो उन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर लगा देने थे, लोडेड एयरक्राफ्ट थे। ये वही बात हुई जो सन 62 में आपके 6 स्क्वाड्रन मौजूद थे, फाइटर स्क्वाड्रन, और आपकी आर्मी घिरी हुई थी। उनको जरूरत थी एयरफोर्स की, और एयरफोर्स को हटा के निकाल के पंजाब में भेज दिया। ये किसी को समझ भी नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब आपने अपने शस्त्र उठाकर कहीं और भेज दिया और दुश्मन आपकी छाती में बैठा हुआ है। बिल्कुल। ये क्यों हुआ? क्योंकि गलत नीतियां, गलत समझ, गलत डॉक्ट्रिन। नेहरू वाज नॉट अ मिलिट्री मैन, उसको एडवाइस देने वाले करेक्ट नहीं थे। ये प्रॉब्लम हुई। जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है
वो प्रॉब्लम हुई। तो इसीलिए ये सारा का सारा आपने जो देखा ये चलता आ रहा है। हमने प्रिपरेशन ही नहीं करी बॉर्डर्स के ऊपर। हमारे जहां पे चाइना के फौजी और टैंक्स रेलगाड़ियों में आते हैं, उतरते हैं बॉर्डर के ऊपर, हमारे बंदे महीनों महीनों चल के कभी म्यूल के ऊपर कभी पैदल पहुंचते हैं। आप बताइए, उनके 6 एयरफील्ड हैं सिर्फ लद्दाख से लेके अरुणाचल तक बॉर्डर के सामने। आपके पास जो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो बने हुए हाथीमारा, डोगरा, जोरहाट, झबुआ, उसके हिसाब से नहीं है। वो अपना पूरा का पूरा बॉर्डर आपके दरवाजे तक लेके आ गए हैं। रेलवे स्टेशंस, ऑर्डिनेंस डेपोज, एम्यूनिशन डेपोज, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल डेपोज, सारे के सारे लेके आए हैं रडार स्टेशन तक। ये उनकी तैयारी है। और उसी के बदौलत जो आपने बात देखी, ये आपके अंदर घुसे हुए हैं। अभी आपको आनाकानी कर रहा है, मैं हॉट स्प्रिंग से नहीं निकलूंगा, मैं गोगरा से नहीं निकलूंगा, क्योंकि आपने बहुत चतुराई से, बहुत समझदारी से हाइट्स ली थी, 7 हाइट्स और कैलाश हाइट्स। वो वापस क्यों कर रहे हैं? और वापस क्यों कर रहे हैं? कि किसकी नीति है? ये किसने एडवाइस दी है? ये समझ नहीं आती। और अभी किसी फौजी से पूछिए क्या बात है, मेरे को लगता है हमारे फौजी कमांडर भी कमजोर पड़ रहे हैं। वो कमजोर चाइना के आगे नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप के आगे। जवान नहीं खोलते, बोलते नहीं है, क्योंकि सिविल और मिलिट्री का जो उनके मन में लगाया हुआ है कीड़ा, वो उनको मिसलीड कर रहा है। और ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसीलिए आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले 70 साल से जो हमारी नीतियां थी, डॉक्ट्रिन, देखिए 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ने एक पेपर लिखा कि भारत की सन 47 से लेके 95 की बात हो रही है कि अभी तक कोई मिलिट्री डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारी लड़ाइयां बिना डॉक्ट्रिन के करती है, यानी कि तुक्के में कर रही हैं। हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, ये ऐसे कर रहे हैं। और आपकी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है। वही हुआ 62 में जब एयरफोर्स की मांग हो रही है, तो किसी ने नेहरू जी को डरा दिया कि अरे आपने चाइना को अंदर के ऊपर आपने बमबारी करी एयरप्लेन से, तो अपनी एयरफोर्स ले आएंगे और बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, लखनऊ, हर एक जगह बॉम्ब डाल देंगे। किसी को यह भी नहीं पता था कि चाइना की एयरफोर्स में इतने जहाज ही नहीं थे, उनकी रेंज तेजपुर तक ही नहीं थी, वो आ ही नहीं सकते थे। पर कौन समझाए? क्योंकि नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, और किसी की सुनना नहीं चाहते, डरे हुए हैं। रात को अमेरिका को लेटर लिख रहे हैं कि मैं 12 स्क्वाड्रन, अमेरिकन स्क्वाड्रन भेजिए, अपने स्क्वाड्रन को छोड़कर। आप कैसे लड़ाई करेंगे? ये सारी की सारी जो है बिना डॉक्ट्रिन के लिखे की बात होती है। 95 के बाद जल्दी जल्दी में हम लोग ने डॉक्ट्रिन लिखी, जो अभी भी पूरी नहीं है। तभी तो कारगिल की लड़ाई में क्या हुआ, एयरफोर्स को लगाने की बात आ रही थी और आनाकानी हो रही थी कि दुश्मन भी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा। दूसरे कह रहे हैं आप एलएसी को क्रॉस मत करिए। अरे क्यों ना क्रॉस करें? ये सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स में बातें लिखी होती हैं, जिसका पूरा अभाव था और अभी भी काफी हद तक अभाव है हमारे पास। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है हमारी। चलिए प्रफुल्ल जी, इसलिए आपने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा आज। बिल्कुल, चलिए प्रफुल्ल जी वापस आती हूं मैं आपके साथ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, देख रहे हैं अब देश में क्या हो रहा है, और ये आज का मसला नहीं है। हम तो 1962 और उसके पहले की भी बात करें, लेकिन हम जब सीमाओं पर ये तमाम चीजें देखते हैं तो ये लगता है कि पहले ही यदि जिस तरीके से प्रफुल्ल जी ने भी बोला कि कहीं ना कहीं एक रोक होती है, बांध दिए जाते हैं, कुछ तैयारी नहीं होती एंड मोमेंट पे। वाकई में ये आप सोचिए कि आपके सामने आपका दुश्मन है और आपके पास शस्त्र नहीं है, आप उनको कहीं और भिजवा रहे हैं। पूरा काफी अच्छा डिटेल में उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं। वही स्थिति आज भी है। देखिए ना, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, बातचीत हो रही है, लेकिन चीन की जो हरकतें हैं, पहले सामने वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, बीच बीच में हरकतें करना स्टार्ट करता है, और अब तो उसकी ये जिद है कि भारत और चीन की जो सेनाएं हैं लद्दाख के पैंगोंग झील से पीछे हटी हैं, लेकिन तनाव वाले अन्य क्षेत्र, जैसे कि उन्होंने भी कहा कि चाहे मसलन गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेपसोंग घाटी और डेमचोक से, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी जगह अभी भी हैं जहां से चीन वापसी करने में सीमा से आनाकानी कर रहा है। मतलब आपके दिल में खोट है, आप चाहते हैं कि पीछे से वार करें, आप भारत के सैनिक वहां से हटते हैं, बातचीत होती है, लेकिन
आप कहीं ना कहीं धोखा देंगे। और वाकई में इसीलिए कहा भी गया आज इस चर्चा में कि बिल्कुल भी जो ड्रैगन है भरोसे लायक नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि चीन जो है वो भरोसेबाज नहीं है और चीन एक प्रकार से धोखेबाज है। ये धोखा न केवल उसने भारत के साथ किया है, बल्कि चीन से जितने भी पड़ोसी देश उससे लग रहे हैं उन सब के साथ धोखा किया है। इस समय अगर आप देख लें तो ताइवान में उसने कोई 70-75 विमान भेज दिए हैं और अमेरिका ने अगर कहा तो उसने अमेरिका को धमकाया है। तो लेकिन मोटे तौर पर एक बात समझ ली, ये बात सही है कि आरंभिक दिनों में हमको शस्त्र की जो तैयारी करना चाहिए थी वो हमने नहीं की है और इसके कारण हमको 1962 में नुकसान हुआ है। और मोटे तौर पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो है वो भारत ने नहीं लगाया था, वो चीन ने लगाया था, वो धोखा देने के लिए लगाया था। तो हमको तिब्बत के मामले में सतर्क हो जाना चाहिए थे, जो हम नहीं हुए। सियाचिन के मामले में सतर्क होना था, जो हम नहीं हुए। लेकिन कुल मिलाकर के अभी पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 8-10 वर्षों से हम अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत ने स्टैंड लिया है और 2014 के बाद तो भारत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। लेकिन फिर भी चूंकि वो 2 मामलों में हमसे 2 कदम आगे है। एक तो धोखाधड़ी करने में, 420 करने में, झूठ बोलने में, दगा करने में चीन हमसे 4 कदम आगे है और दूसरा कहीं ना कहीं वो शस्त्र की जो ताकत है उसमें भी वो हमसे आगे निकल गया। अब भारत ने जो तैयारी की है, शस्त्र की तैयारी की है कि हम उसके कहीं ना कहीं बराबरी में पहुंच सकें और पहली बार है हम उसको कहीं ना कहीं बराबरी से उसको जवाब दे रहे हैं, बराबरी से मुकाबला कर रहे हैं। ये ठीक है कि अभी 3-4 पॉइंट्स पर अभी पीछे नहीं हटा है, लेकिन कई जगह से वो पीछे हटा है और बाकी जगह भी उसको पीछे हटना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अभी जो भारत ने अमेरिका से ट्यूनिंग बढ़ाई है अपनी, पिछले दिनों उनके रक्षा मंत्री भी आए थे और जो बात हुई है, मैं समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं चीन पर इसका दबाव बनेगा। और सबसे पहले जो भारत ने एक बहुत अच्छा काम किया है, कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ माहौल बना है। आज चीन और पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अकेले हैं। इस रणनीति के लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो भारत की मौजूदा सरकार को श्रेय जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के तो जितना नीतिगत फैसले ले सकते हैं भारत सरकार फैसला ले रही है और अच्छा फैसला ले रही है। अब ये सैन्य अधिकारियों को भी चाहिए, अगर फ्री हैंड दिया हुआ है, सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है चीन के मामले में, तो फ्री हैंड देने का मतलब अब ये है कि अब सैनिक और सैनिक अधिकारियों को ही अपने स्तर पर काम करना चाहिए। ठीक, चलिए रमेश जी वापस आती हूँ। प्रफुल्ल बख्शी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ कि एक बात और हो रही है कि जिस तरीके से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य जमावड़ा कम करने पर सहमति हुई कि हम अपने अपने सैनिकों को कम करते हैं, इसके बाद भी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने भारतीय सीमा के पास HQ-9 और HQ-22 सहित अन्य मिसाइलें तैनात करके रखी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 250 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। यानी कभी भी यदि तनाव बढ़ता है तो भारत के एक बड़े इलाके को क्षतिग्रस्त और नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्यों नहीं हटा रहे हैं ये, क्यों अपनी मिसाइलों के साथ हैं, और यदि ऐसा है तो फिर भारत को भी करना चाहिए। हम क्यों सहमति पर सबसे पहले एकदम अच्छे से और ईमानदारी दिखाने लगते हैं? देखिए, आप बिल्कुल जो कह रही हैं मैं वही बात कर रहा हूं। हाँ। मैं अगर चीन होता तो मैंने कब का कर दिया होता। ये तो मेरे को तो ऐसा दुश्मन कहां मिलेगा जो खुलेआम अपने देश में आने दे रहा है। मैं तो चीन की सराहना करता हूं इस समय कि अगर मैं चीन होता तो मैं यही करता। क्यों नहीं? चाणक्य नीति क्या कहती है? ये अच्छा बुरा, धोखा, पीठ में छुरा भोंकना, ये सब की सब कमजोर आदमी की भाषा है। ये हमारी भाषा नहीं होनी चाहिए। हमारा जहां फायदा है हम वो करेंगे। अगर चीन पे ऑक्यूपेशन करनी है करेंगे, ये हमारा रवैया होना चाहिए। वही चीन कर रहा है। और हमारे पास 7 हाइट्स आ गई थी, कारगिल कैलाश हाइट आ गई थी। क्यों हमने एग्री किया वापस करने को? ऐसी हमने, अगर हमारे हाथ से वो हाइट चली गई है और चीन ने फायदा उठा दिया है तो मैं तो इतना हताश हो जाऊंगा कि अपने सिर पर पत्थर मार लूंगा। ये हालत हो गई है। ये कैसे हो सकता है? तभी तो मैं कह रहा हूं कि जब फॉरेन नीतियां होती हैं तो हमें अपनी चाणक्य को वापस पढ़ना पड़ेगा कि फॉरेन नीति कैसी की जाती है। ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता इसमें। चीन को अपना भला पता है और चीन वही करेगा जो करना चाहता है। वो बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। आपको किसने रोका है? कोई भगवान ने छाप लगा के भेजी है कि आप बड़े पवित्र हो? किसने कहा है आपको ये करने को? ये कोई हमारी नीति नहीं है। और हम शांति प्रिय हैं और ये है, ये किसने बोला?
मुगलों के आने से पहले कौन सा राजा शांति प्रिय था? सब एक्सपेंशनिस्ट थे, सब अपने सीमावादी में सबसे आगे थे, सब अश्वमेध यज्ञ करते थे। ये हमारी संस्कृति का अंग है। ये कोई शांति वांति की बात नहीं है। ये शांति जब महात्मा गांधी ने जबरदस्ती सिखाई हमको, ये हमारे को बिल्कुल नहीं सूट करती, और यही हमको लेकर डूबी है अभी तक। और इसीलिए चाइना हमारा फायदा उठा रहा है। जब तक हमारे को अपना फायदा नहीं देखेंगे तब तक नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, अब जब आपको पता चल गया आपकी कमजोरियां क्या है, ठीक है, चाइना हमने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में पीछे रह गए हैं, मानते हैं, हमारे भी प्रवक्ता भी खुद कह रहे थे रह गए पीछे हम, तो कोई बात नहीं। अब हमको जितनी जल्दी हो सके स्वावलंबी बनना है। हमारी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री में हम कुछ नहीं बनाते, अभी एलसीए बनाना शुरू किया है। अभी 35-40 साल के बाद अभी एक गन अभी बनानी शुरू करिए, K9, और उसका भी कोरियन लाइसेंस प्रोडक्शन है। कोई इंजन नहीं बनाते, कोई टैंक नहीं, कोई गन, उसका एम्यूनिशन नहीं। कारगिल की लड़ाई में आप झोली लेकर जा रहे थे 155 मिलीमीटर शेल को, जो सोने के भाव बिक रहा था आपके लिए। ये हालत हमारी हो गई है क्योंकि हमने नॉन अलाइन, शांति प्रिय, ये ऐसे शब्द बोल बोल के अपने को ही कमजोर कर दिया है। खैर, जो बात हो गई पुरानी, उसमें हम नहीं गौर करते। अब आगे क्या करना चाहिए? आगे अब हमको अपनी पूरी नीति को दोबारा सामने रखना चाहिए। दोबारा हमें ध्यान देना है कि बॉर्डर पे हमें अब क्या करना है। ये जो अपनी जो बैक पीछे हटने की बात है, ना चाइना हटेगा ना आप हटेंगे। चाइना को वो जमीन नहीं जरूरत है, वो हट गए। वो दिखावे के लिए पेंगोंग झील के नॉर्थ में थे, दिखावा करके वो अभी भी ड्रामा कर रहे हैं। जो असली चीज है अक्साइचिन, 21 मीटिंग हो गई है आपकी और आप अक्साइचिन का नाम ही नहीं लेते। अभी तक हर एक कोर कमांडर की मीटिंग फेल हुई है, और वो कोर कमांडर की मीटिंग में कई बार तो आपके और कोई लोग बैठे होते हैं। ये क्या बात है? यही बात है, आपकी अंदर की नीतियां ठीक नहीं है, ऑक्यूपेशन डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस ठीक नहीं है, होम मिनिस्ट्री की यूनिट बनाई हुई है। अरे आईटीबीपी इतनी शानदार फोर्स है, दुनिया की सबसे बढ़िया माउंटेन इन्फेंट्री है, उसको आर्मी के अंडर होना चाहिए। क्यों होम मिनिस्ट्री के अंडर में है? ये अगला टॉपिक होगा आपका, मैं उसकी सब सच्चाई बता दूंगा कि क्या बात है, हमने ऐसी नीति क्यों अपनाई, ये भी मैं बता दूंगा। क्या इसमें नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम कुछ और है, और ये है कि अब हमको चाइना के खिलाफ जो है पूरी की पूरी 2 फ्रंट वॉर की बात है। हमारे रफेल कम पड़ रहे हैं, अभी कम है, हमें लीज पे लेके आने चाहिए, और वेट लीज लीजिए, 3 स्क्वाड्रन 4 स्क्वाड्रन मंगाइए, और जब पूरे पड़ जाए वापस कर दीजिए लीज को। ये हमको करना चाहिए एकदम से। हमारे स्क्वाड्रन की कमी है, 15 स्क्वाड्रन का मतलब है 300 जहाज आपकी कमी है अभी। तो आप बताइए किस तरीके से हम अपने को इतनी खुश, कहां खुश हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हाँ, इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, पिछले 6 साल में बहुत तरक्की देखी है, पर हमको 7-8 साल और लगेंगे। क्या 7-8 साल चाइना वेट करता रहेगा आपके लिए सामने? इसीलिए आपको विदेश नीति पे, अलायंस पे डिपेंड करना पड़ेगा, चाइना को प्रेशर में डालना पड़ेगा, और ऊंच नीच यहाँ पे हो रही है दूसरी कंट्री से, चाहे रशिया से चाहे अमेरिका से, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी थोड़ा मनमुटाव हो रहा है अमेरिका के साथ, वो नहीं होना चाहिए। हमको हमारी डिप्लोमेसी को इस तरीके से हैंडल करना है कि वो ना पैदा हो। रशिया पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्सरसाइज करने लगा है, क्या बात हो गई है कि वही रशिया जो हमारे साथ था अब पाकिस्तान का हो रहा है। बिल्कुल, ये अजीब बात है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में गड़बड़ है। आप करेक्ट आदमी को फॉरेन पॉलिसी में बैठाइए, अगर कहीं कमी है तो आप एक्सपर्ट्स को बुलाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये ठीक नहीं है बिल्कुल बात। आप हर जगह हमारी फॉरेन पॉलिसी में मार खाइए। नेपाल हमारे खिलाफ, भूटान हमके खिलाफ, म्यांमार तो खैर वो दबरा है, इसलिए बांग्लादेश कोई आपका यार नहीं है, हर जगह चाइना के बेस है। श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान की बात ही मत करिए, वहां सबमरीन बेस बन गया है गदार। 12 महीने 24 घंटे की रोड बन गई है, काराकोरम हाईवे, जो बिल्कुल आपके दौलत बेग ओल्डी से 13 किलोमीटर दूर है। तभी हमको दौलत बेग ओल्डी की रक्षा करनी है, अक्साइचिन खाली करवाना है, खासकर गोगरा और ये जितनी हाइट से ये सारी की सारी हमको लेनी है,
किसी भी हालत में लेनी है, और चाइना हमारे को रोक रहा है, चाइना लेना चाहता है। बिल्कुल, वापस आती हूँ बहुत जल्दी से। रमेश शर्मा जी, एक बात तो है, जितना हम प्रफुल्ल जी को भी सुन के समझ पा रहे हैं, एक बात है कि देखिए दूसरी जो कंट्रीज हैं, हम चाइना की बात करें, चालबाज चीन हमने तो नाम ही इसलिए दिया कि बहुत अच्छे से मीठे हैं, बात कर रहे हैं, और लेकिन अपनी तैयारी भी पीठ पीछे रखे हुए हैं कि कब अटैक कर देंगे, पहले पीछे हटते हैं दिखाने के लिए आप 2 फीट पीछे, उसके बाद एकदम से अटैक। भारत के लोग और भारत की जो सेना, हम सेना पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन हाँ, हम क्यों कहीं ना कहीं कम आके जा रहे हैं। देखिए, आज हम उस स्थिति में हैं, हम लड़ सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने भी अभी बीच में एक बात करी थी अमेरिकन प्रोफेसर से बातचीत के दौरान। उन्होंने कहा था कि चीन के सामने भारत थोड़ा सा झुका है और उतना उत्पादन में भी कम है, बहुत सारी बातें बोली थी। हमने भी ये मुहिम पहले उठाई थी और ये बात रखी थी कि हमको बाइकआउट करना चाहिए। कहीं ना कहीं से देखिए, अर्थव्यवस्था के रूप में आप तोड़ोगे, कमर तोड़ोगे, तभी तो आगे जीत पाओगे। और सीमाओं पे तो कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं होती, सीमाओं पे तो सिर्फ गोली चलती है। जब वो मारने से नहीं चुक रहे हैं तो हम क्यों चुपचाप खड़े। देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो अलग अलग बातें हो गई। राहुल गांधी जी ने क्या कहा वो तो वो जाने, और उनकी बात को कौन गंभीरता से लेता है वो लोग जाने। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें अपने 70-72 साल के इतिहास में, उन 70-72 साल के इतिहास में चीन कम से कम 1 दर्जन बार आगे बढ़ा है, और उसने 1962 के युद्ध को तो छोड़ ही दीजिए, वो 1 दर्जन बार आगे बढ़ा है और कभी पीछे नहीं हटा। ये पहला मौका है कि चीन भले ही दिखावे के लिए पीछे हटा हो, उसने 3 चौकियां खाली की हो, लेकिन चीन पीछे हटा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की जो सामरिक शक्ति है, सरकार की कूटनीति है, सरकार की रणनीति है, ये उसको श्रेय दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं हथियारों की दृष्टि में, सामरिक दृष्टि में चीन के सामने बहुत कमजोर थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमने उसके मुकाबले पर आना शुरू किया है, तो मोटे तौर पर अब हम आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, सेना को अगर फ्री हैंड दिया हुआ है, मैं तो सेना पर सवाल उठाऊंगा, मैं राजनीति पर सवाल नहीं उठाऊंगा। सेना को अगर रक्षा मंत्री ने कहा है कि आपको फ्री हैंड है, तो फ्री हैंड है तो फिर सैनिकों को चाहिए। वो बेमतलब राजनेताओं पर आक्षेप लगा करके, अपनी गलती छुपा करके, अपनी कमजोरियां छुपा करके पीछे न हटे। तो कहीं ना कहीं जितने अटैकिंग चीन के सैनिक हैं, उतने अटैक हमारे सैनिकों को भी करना चाहिए। ये दूसरा एक और बिंदु आता है। तीसरा बिंदु आता है भविष्य की रणनीति का। मान करके चलिए कि हमने भी वहां पर सड़कें बनाई हैं, हमने भी कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। अपनी सरकार को इतना कमजोर करना और दूसरे का हाईलाइट करना, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। सरकार अपने साधन से, अपनी सुविधा से काम कर रही है और चीन को पीछे हटा रही है, और इसीलिए चीन जो भारत का गुस्सा था वो अब जाकर के ताइवान पर निकाल रहा है। तो मोटे तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो जमावट है, आगे चल करके भैया चीन से सामान नहीं मंगाते तो क्या करते। कहीं ना कहीं ये जो हमारे यहाँ बेईमान किस्म का व्यापारी और भ्रष्ट किस्म का अफसर है, इनकी मिली भगत के कारण जो चीन का सामान आ रहा है और भारत के बाजार में जाता है, इस युति को भी तोड़ना पड़ेगा। इस युति को कौन ढिलाई देता है भाई, कौन स्मगलिंग करता है? वहां पर सैनिक तो खड़े हुए हैं बॉर्डर पर चाहे बांग्लादेश की बॉर्डर हो, नेपाल की बॉर्डर हो, चीन की बॉर्डर हो। चीन का सारा सामान बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते आता है। वहां पर जो सैनिक खड़े हुए हैं वो अगर रोक देंगे तो कैसे आ जाएगा स्मगलिंग का सामान। तो कहीं ना कहीं सैनिकों को एकदम क्लीन चिट देना, मैं सैनिकों को क्लीन चिट बिल्कुल नहीं देता। सैनिकों को चाहिए कि जो आक्रामकता चीन के लोग दिखाते हैं वो आक्रामकता दिखाएं, सीमा पर सख्ती करें। एक भी चीज चीन की भारत के भीतर ना आए, ये सैनिकों को चाहिए। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से प्रफुल्ल जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, हमारे प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं बात मानता हूँ, पर सैनिक का मतलब जरा क्लियर कर दें, ये आर्मी नहीं है, ये पैरामिलिट्री होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। यही मैं चिल्ला रहा हूँ इतनी देर से। ये बीएसएफ, आईटीबीपी ये होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं, ये तभी घुस रहे हैं। तो सैनिक को शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं होता। सैनिक मतलब आर्मी। अगर पैरामिलिट्री है तो बोलिए पैरामिलिट्री और होम मिनिस्ट्री। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तभी तो आईटीबीपी खड़ी थी और गलवान में घुस गए। आर्मी का कमांडर कुछ नहीं कर पाया, वो सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री को रिंग करता रह गया। और कौन कहता है कि आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है? नहीं दिया गया, हमें पता है नहीं दिया गया। ये सिर्फ दिखावी बातें हैं, बनावटी। कोई नहीं फ्री हैंड है, हर एक बात में परमिशन लेनी पड़ती है। ये बात बिल्कुल गलत है और मैं नहीं मानता इस बात को बिल्कुल भी। ठीक, चलिए,
क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण यहां पर निकल कर आई हैं। एक तो चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और भरोसे लायक नहीं है, ड्रैगन धोखेबाज है, यह भी बिल्कुल साफ हो चुका है, आंकड़ों से भी, तथ्यों से भी, और जिस तरीके से हमारे विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी उसके बाद भी यह साबित होता है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। भारत को सतर्क रहना है और जितनी भी चीजें दी जा रही है, एक फ्री हैंड होने वाली बात भी निकली है। यदि कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ कि फ्री हैंड नहीं है, बहुत परेशानियां वहां पर जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वाकई में बहुत गंभीरता से इन तमाम चीजों को लेकर आगे स्टैंड लिया जाना चाहिए और जवाब हमको उतनी ही कड़ाई से देना होगा। हमको इतनी जल्दी भरोसे में नहीं आना है। तो देखिए लगातार चर्चा चल रही है चालबाज चीन की, लेकिन भारत भी अब तैयार है और जहां यदि कोई कमियां हैं भी, जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञ ने बताया, उसको दुरुस्त भी इस संदेश के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से हम ये पहुंचाएंगे कि जो भी कमियां उन्होंने बताई हैं वो जल्द दुरुस्त हो और बिल्कुल डट कर सामना हम कर पाए। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।